Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new class. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कुछ इडियम्स और ये वो इडियम्स हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश वोकैब पूछी जाती है तो वोकैब के अंदर आप लोग के इडियम्स भी आते हैं जस्ट लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड OWS। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज की क्लास में हम लोग करेंगे टोटल 10 इडियम्स और जैसे कि आप लोग को पता है इससे पहले हम लोग 13th जो हमारे पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज आवर 14th पार्ट और इसमें भी हम लोग करेंगे 10 इडियम्स। बट जैसा कि हर क्लास के अंदर हम लोगों ने एक रूल बनाया हुआ है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी इडियम्स पढ़े हैं उन सभी इडियम्स को भी हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम्स को इसलिए क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज वो दिमाग में भरते तो रहते हैं लेकिन वो जो चीजें आपने भरी है उनको बार बार रिकॉल भी करना होता है। रिकॉल, रिकॉल का मतलब क्या होता है? मतलब आपने कोई चीज एक बार याद की और आप उसको फिर से, री मतलब फिर से, कॉल मतलब बुलाना, मतलब याद करना। तो जब आप इस रिकॉलिंग प्रोसेस को बार बार अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी इन इडियम्स को याद रख पाएंगे, एक बार पढ़ने से नहीं होंगे। ठीक है, पहले हम लोग आज के करेंगे इडियम्स, इसके बाद जो हमने लास्ट क्लास में इडियम्स किए थे उनको फटाफट से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इडियम एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। माय नेम इज पूजा दुरान। सो आवर फर्स्ट इडियम इज cry over spilled milk. Cry over spilled milk. So अब यहाँ पर एक बात सोचो आप लोग। ठीक है, आप एक ग्लास ऑफ मिल्क आप लोग लेके जा रहे हो, ठीक है, और एकदम से आपकी ठोकर लग गई या एकदम से आप गिर गए और वो जितना भी मिल्क था, जितना भी दूध था, स्पिल्ड का मतलब होता है छलकना, मतलब छलक गया, मतलब वो फर्श पर गिर गया। तो वो दूध जो फर्श पर गिर गया, क्या आप उसको दोबारा से उठा सकते हो? नमक हो, चीनी हो, उसका फिर भी उठा सकते हो, उसका फिर भी दोबारा से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर दूध नीचे गिर गया तो भाई वो तो वेस्ट ही है। अब वो दूध जो नीचे गिर गया है वो वेस्ट हो गया। अब आप कितना भी पछता लो, कितना भी रो लो, उस दूध को आप नहीं दोबारा से ले सकते, उसको यूज कर सकते। तो क्राई मतलब रोना। जब आप एक छल, जो दूध खराब हो गया, वो जो गिर गया, उस पर अगर आप रोगे तो वो व्यर्थ में पछताना है, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब होता है व्यर्थ में पछताना। रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। डन हो गया था लेकिन आप उसको दोबारा से बदल नहीं सकते, आप दोबारा से दूध को उस ग्लास के अंदर लेकर नहीं आ सकते। तो इसलिए इसका मतलब होता है व्यर्थ में पछताना। ठीक है, सेकंड इडियम इज कट अ सॉरी फिगर। द इडियम इज कट अ सॉरी फिगर। देखो, कट आ सॉरी फिगर का मतलब होता है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। मतलब ये आपने जो भी एफर्ट्स करे, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया था, ठीक है, आपने 10 दिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की लेकिन वो आपने फालतू के, मतलब कोई अच्छे एफर्ट नहीं किया, आपने मेहनत भी खच्चर की तरह की, मतलब आपने हार्ड वर्क किया, आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया। तो 10 दिन जो भी आपने प्रयास किए, जो भी एफर्ट किया, उनसे तनिक भी प्रभाव आप अपने बॉस पर नहीं छोड़ पाए, तो वहां पर आप यूज करेंगे कट आ सॉरी फिगर। या आप इसको इस तरीके से आगे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बिकम एन एक्टर, ठीक है, और आप ऑडिशन देने गए इधर उधर। तो जहां पर भी आप ऑडिशन देने जाते हैं आपको डायलॉग याद ही नहीं रहता, बार बार वहां पर उनको करना पड़ता, जो डायरेक्टर होता है कट कट ऐसे बोलते हैं ना भाई, कट, है ना, अगर आपका अच्छे से नहीं होता है तो रीटेक लेते हो, तो बार बार आपको सॉरी बोलना पड़ता है, सॉरी सर वन मोर टेक, मतलब आप एक और लेना चाहोगे चांस। तो वहां पर क्या हो रहा है, मतलब आपने तनिक भी प्रभाव नहीं छोड़ा, बार बार आप का डायरेक्टर कट बोल रहा है और आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है, मतलब आप अपने डायलॉग से तनिक भी प्रभाव नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है, तो ये होता है कटा सॉरी फिगर का मतलब। नेक्स्ट इज कट बोथ वेज। कट बोथ वेज, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टी है ए और बी एंड यू आर डी, ठीक है, आपका नाम डी है, ये दो पार्टी है, आप कभी ए की तरफ बोल रहे हो, कभी आप बी की तरफ बोल रहे हो, मतलब आप एक तरफ नहीं बोल रहे, आप दोनों पार्टी के पक्ष में बोल रहे हो, दोनों पार्टी के तर्क में बोल रहे हो।
बोथ वेज, ये दो वे हो गए ना, एक ए की तरफ वे जा रहा है रास्ता, एक बी की तरफ जा रहा है। बोथ वेज मतलब आप ए की तरफ भी जा रहे हो, फिर आप बी की तरफ भी जा रहे हो, ए और बी की तरफ। तो कट बोथ वेज का मतलब होता है दोनों ही पार्टी के तर्क में बोलना या उनके पक्ष में बोलना। आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। फोर्थ इडियम इज कट नो आइस। कट नो आइस, देखो अभी हमने एक इडियम किया था ना, कट अ सॉरी फिगर, मतलब अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। तो कट नो आइस का मतलब भी कहीं ना कहीं वही होता है, असर ना डालना, कोई भी असर ना डालना, ठीक है, कोई भी असर ना डालना, मतलब इम्प्रेस करने में फेल हो जाना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, मतलब आपने मेहनत किया, आपने प्रयास किया, लेकिन स्टिल आप फेल हो गए इम्प्रेस करने में, तो ये भी कट नो आइज, ठीक है, कट नो आइज, कट अ सॉरी फिगर, कट नो आइज, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब होता है कोई भी असर ना डालना या अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना। नेक्स्ट इज कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसकी हाइट भाई आराम से 6 फीट है, लेकिन उसको कोट पैंट पहनने का बहुत शौक है, लेकिन उसके पास जो वो टोटल फैब्रिक है ना वो 5 या 6 मीटर है। भाई 5 मीटर में या 6 मीटर में क्या एक 6 फीट के बंदे का कोट पैंट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन वो टेलर को बोलता है भाई जितना भी कपड़ा आप कोट पैंट बना दो, मेरा कोट पैंट पहनने का मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? मतलब उसे ये पता चल रहा है कि भाई अब अगले के पास जितना कपड़ा है आप उसी के अकॉर्डिंग कोट बनाओगे, ना कि वो बंदा और कपड़ा लेकर आएगा, क्योंकि उसके पास इतनी आय या इतनी इनकम नहीं है कि जितना लंबा कोट या पैंट उसको पहनने है उसके अकॉर्डिंग वो कपड़ा खरीद पाए। तो वो टेलर को बोलेगा भी जितना कपड़ा आप उसी में से किसी तरीके से भी बना दो। तो इससे क्या पता चलता है कि अपने आय के अनुसार व्यय करना। व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड करना। स्पेंड होता है ना वर्ब, स्पेंड 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 हो जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, भी जितना कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग किसी का कोट बनाना, तो इसका मतलब होता है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग खर्च करना। एक्सपेंडिचर एक वर्ड होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च। तो जब भी आप ऐसे वो कैब करें, इडियम्स करें, तो आपके माइंड में जो भी वर्ड्स आते हैं उनको लिख कर देखो, उनको बोल कर देखो, ठीक है, यही राइट स्ट्रेटजी है वो कैब को करने की। नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है गाइस वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। एक्सपेक्टेडली का मतलब क्या होता है? जो भाई एक तरीके से जिसकी उम्मीद हो जीतने की, प्रत्याशित वर्ड होता है, प्रत्याशित मतलब जिसकी उम्मीद थी जीतने की, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी तो ये भी जीत जाएगा, लेकिन एकदम से वो हॉर्स जीत जाता है। तो रेस में वो जो डार्क कलर का जो हॉर्स था ना उसका जीतना मुश्किल लग रहा था, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो जीत गया। तो एक ऐसा पर्सन जो कि बिना किसी उम्मीद के और एकदम से जीत जाए, मतलब लोग देखते रह जाए, ठीक है, प्रत्याशित रूप से जीत जाना इसका एग्जैक्ट हिंदी में है। नेक्स्ट इज डेड लेटर। डेड का मतलब क्या होता है? जो चीज मर जाना, खत्म हो जाना, है ना। लेटर, देखो डेड लेटर का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट, ठीक है, एक ऐसा कानून या एक ऐसा लॉ, रूल जो कि पहले लागू था लेकिन अब नहीं है, अब खत्म हो गया है। अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड। अब यहाँ पर आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, अगर आप लोग जीके की तैयारी करते हैं तो उसमें जरूरी है ये आप लोग का। कई बार आप लोगों से ये नहीं पूछा जाता ये जो एक्ट है ये कौन से ईयर में लागू हुआ। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन लागू हुआ और पास हुआ। पासिंग और एनफोर्स्ड ईयर, मतलब एनफोर्स का मतलब होता है लागू होना। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट है भाई और 1976 में पास हुआ, मतलब पास हो गया लेकिन वो लागू नहीं हुआ। वो पार्लियामेंट में पास हो गया लेकिन वो लागू नहीं हुआ। लागू वो कब से हुआ? 1978 से। तो हियर
1978 is the enforcing year and 1976 is the passing year. तो अगर आपसे पूछा रहे लागू कब हुआ, then your answer will be 1978. और अगर एग्जामिनेशन asked you when this act passed, तो आपका आंसर होगा 1976. तो एनफोर्स का मतलब होता है लागू होना, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है. तो डेड लेटर का मतलब होता है एक ऐसा कानून या एक ऐसा रूल जो कि पहले लागू था अब नहीं है, नो लॉन्गर एनफोर्स्ड. एट्थ इज डेमोकल स्वॉर्ड. ठीक है, डेमोकल स्वॉर्ड. देखो गाइस, डेमोकल स्वॉर्ड का मतलब होता है सर पर मंडराता खतरा. सर पर मंडराता. स्वॉर्ड का मतलब सबको पता है क्या होता है, तलवार. आप लोगों को एक इडियम याद है, क्रॉस स्वॉर्ड. जब तलवार सीधी रखी होती है, देखो मुझे हो सकता है अच्छी तलवार ना बनानी आए, ठीक है, जब तलवार सीधी होती है तो इसका मतलब क्या, भी लड़ाई नहीं हो रही. लेकिन जब यही तलवारें क्या हो जाती है, ऐसे क्रॉस हो जाती हैं, तो इसका मतलब लड़ाई. और जब दो लोग लड़ते हैं उनकी तलवारें ऐसे क्रॉस हो जाती है ना, तो क्रॉस वर्ड का मतलब होता है दुश्मनी होना. ठीक है, दुश्मनी होना. और स्वॉर्ड फिर से यहाँ पर आ गया, तलवार. मतलब जहां पर तलवार आ रहा है ना, जहां पर तलवार आ रहा है मतलब वहां पर कोई ना कोई नेगेटिव मीनिंग है, कुछ ना कुछ नेगेटिव उसमें छुपा हुआ है. तो डिमोकल स्वॉर्ड का मतलब होता है सर पर मंडराता खतरा. मतलब भाई आपके दुश्मन की जो तलवार है वो किसी भी टाइम आप पर वार कर सकता है, मतलब उसकी तलवार जो है वो आपके सिर पर मंडरा रही है. ठीक है, डिमोकल को याद रखो अंकल से भी. अंकल की सिर पर तलवार जो है मंडरा रही है, मतलब उनके सिर पर खतरा मंडरा रहा है. तो ये होता है कांस्टेंट थ्रेट. थ्रेट का मतलब क्या होता है, डर. वर्ड से पता है, एक और चीज याद रखो गाइस, जब भी आप कोई ईडियम पढ़ते हो ना और उस ईडियम से रिलेटेड आपको याद आता है कि अच्छा ऐसा ईडियम तो मैंने पहले भी पढ़ा था, तो वो उसका सिनोनिम होगा या उससे अपोजिट. जैसे कट अ सॉरी फिगर हमने पढ़ा, कट नो आइस, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के, कहीं ना कहीं क्या एक दूसरे के सिनोनिम थे. वैसे ही डिमोकल्स वर्ड को याद रखते एकदम से याद रखते, अच्छा मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था क्रॉस वर्ड. तो जो आपके माइंड में एकदम से वो जो वर्ड या वो इडियम स्ट्राइक होता है ना, तो उसको ऐसे ही मत जाने दो, उसको अपने दिमाग से रिकॉल करो, उसको याद करो, उसको सर्च करो अगर आपको मीनिंग याद नहीं आ रहा है. जैसे अभी सच बताओ, मेरे माइंड में भी एकदम से वर्ड आती ना, एकदम से स्ट्राइक किया कि ऐसा कोई हमने इडियम किया था, तो याद है, अच्छा क्रॉस वर्ड किया था. आपको इडियम तो याद आ गया, आपको वर्ड याद आ गया, अगर उसका मीनिंग याद नहीं आया तो उसको ऐसे ही मत छोड़ो, वहां पर उसका मीनिंग सर्च करो. ठीक है, फिर उसको देखने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर कूदो, मतलब अपने माइंड को प्रेजेंस ऑफ माइंड करके पढ़ो. नेक्स्ट इज डाई इन हार्नेस. डाई इन हार्नेस का मतलब होता है यहाँ पर अपने कार्य विधि के दौरान ही मृत्यु हो जाना. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पीएम सीएम वगैरह जो होते हैं उनकी 5 साल की अवधि होती है और 2-3 साल ही उन्होंने अपनी कार्य विधि, अपने वर्किंग पीरियड को पूरा किया, 2-3 साल, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. तो मतलब मिड टर्म के अंदर दूसरा पीएम वहां पर करना पड़ता है. ठीक है, तो ये जो यहाँ पर डेथ जाती है उनकी, तो वहां पर यूज किया जाता है डाई इन हार्नेस. मतलब आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी आपकी नौकरी थी, उसके बीच में आपकी डेथ हो जाना. तो ये होता है अपनी कार्य विधि के अनुसार, अपनी कार्य विधि के मध्य में, अपनी कार्य विधि के दौरान ही मृत्यु हो जाना, डाई इन हार्नेस. एंड लास्ट इडियम इज डोंकीज ईयर. ऐसे नहीं बोलते हैं हमारी लोकल भाषा के अंदर कि गधे के 2.5 दिन हर किसी के अंदर आते हैं. मतलब बेचारे गधे की कौन इज्जत करता है, कोई इज्जत नहीं करता. लेकिन वो 2.5 दिन जो होते हैं ना भाई, वो तो गधे के दिन होते हैं. मतलब उस टाइम पे ऐसा होता है कि गधा भी सबका मतलब राजा बन जाता है ना. तो डोंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा समय के बाद, काफी समय बाद. मतलब एक गधे के वो जो 2.5 दिन आते हैं ना, क्या पता वो 2.5 शताब्दी के बाद आए, 2 सेंचुरी के बाद है, तो बहुत टाइम के बाद और बहुत थोड़े समय के लिए. तो ये होता है डोंकीज ईयर, अ लॉन्ग टाइम, और यू कैन से आफ्टर लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इडियम. अब फटाफट से कर लेते हैं हमारी लास्ट क्लास के इडियम. ठीक है, ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या था, मर्यादा में रहना, या आपने एक लिमिट सेट कर दी भाई, इससे आगे ना तो आपको जाना है और ना ही आपको किसी पर्सन को जाने देना है. ड्रॉ अ लाइन. चिकन हार्टेड का मतलब था एक कायर पर्सन. ठीक है, एक डरपोक इंसान. उसके बाद हमने किया था च्यू द कड, मतलब गहन चिंतन करना, मनन करना. नेक्स्ट हमने किया था
कैट्स पॉ मतलब एक, आप किसी पर्सन को अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका यूज कर रहे हो, दैट्स द मीनिंग ऑफ कैट्स पॉ। नेक्स्ट हमने क्या था, कैट एंड डॉग्स लाइफ, मतलब एक कलहपूर्ण जीवन, मतलब कुत्ता और बिल्ली अगर साथ में आ जाए तो भी वो कलहपूर्ण जीवन होगा ना, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली की कभी बनती नहीं, दैट्स ट्रबलसम लाइफ। नेक्स्ट इज कैसल्स इन द एयर, कैसल्स का मतलब होता है किला और एयर का मतलब होता है हवा। हवा के अंदर अगर आप किला बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ढह जाएगा, मतलब दिन में सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना, लेकिन काम कुछ भी ना करना, मेहनत कुछ भी ना करना। नेक्स्ट इज कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भाई एक सुअर के आगे, एक पिग के आगे अगर आप मोती लेकर आओगे तो मोती, पर्ल का मतलब मोती होता है ना, उसका किस काम का, मतलब एक ऐसे पर्सन को एक ऐसी चीज या एक ऐसी वस्तु थमा देना जिसको उसका यूज नहीं पता, हो सकता है उसका मिस यूज करे। तो अ राइट थिंग, पर्ल क्या है, एक राइट थिंग है, और स्वाइन क्या है, एक रोंग हैंड है, एक रोंग इंसान है, मतलब एक राइट थिंग को एक गलत हाथों में सौंप देना। जैसे मैंने बोलते बंदर के हाथ में बंदूक, मतलब अगर बंदर को बंदूक चलानी आ जाए तो भाई पूरी दुनिया को ही खत्म कर देगा ना, तो ये होता है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ, कई बार ऐसा नहीं होता खाना खाते आते भी आपकी चीक्स की जो स्किन होती है वो आपके दांतों में आते आते थोड़ी सी बच जाती है, तो उसका मतलब होता है बाल बाल बचना, मतलब बिल्कुल थोड़े से अंतराल से बच जाना। बाय अ हेयर्स विड्थ, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी, आपने कोई बिजनेस शुरू किया और रातों रात, मतलब ऐसा रात को आप सो रहे हो और तभी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, डबल ट्रिपल हो गए, तो ये क्या, दिन दोगुनी रात चौगुनी, मतलब दिन में दोगुना फायदा हो रहा है तो रात में चौगुना फायदा हो रहा है। एट अ रैपिड पेस, रैपिड तेजी से और पेस गति। बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब किसी भी चीज को हासिल करना या कोई भी काम करना किसी भी तरीके से, वेदर राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमने कर लिया आज के और लास्ट क्लास के इडियम्स। सो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज पूजा दुरान, और अगर आप कॉमर्स की स्टडी भी मेरे साथ करना चाहते हैं, अन अकेडमी प्लस पे मैंने 2 साल पढ़ा है, एडो अंकल पर कॉपिक का एक्सपर्ट हूँ, और मैंने पिनैकल पर भी पढ़ाया है। ठीक है, सो अगर आप कॉमर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल है पूजा दुरान, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और पूजा दुरान से सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, तो वहां पर आप लोग मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही हमारी 15 क्लासेस हो जाएंगी, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट OWS, that is one word substitution. So stay tuned for that class. Till then, happy learning to all of you. Bye bye, take care.